आई थिंक द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ नॉट डन इनफ। ठीक है, आप बीरेन सिंह से नफरत है आपकी, काम तो वही करेंगे ना, क्योंकि घरों पे आके वहाँ से मैतेई जो विलेज है उसके तरफ बंदूक चला देते हैं। वो कह रहे कि जब इलेक्शन हुए थे मणिपुर में, हमने बीजेपी को सपोर्ट किया था इसी मांग पर कि सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बीजेपी उनको देंगे। 10 बीजेपी विधायक हैं इसमें कुकी ग्रुप्स में। जेएनयू में आने के बाद मुझे पता चला कि हम ओबीसी बन गए हैं। एसटी की जो प्रोटेस्ट है ना वो मुखौटा है। कुकी गांव की क्या बात है, वहाँ पे राजा होते हैं उनकी, जो चिप्टन है, जो आप लोग मुखिया कहेंगे जिसको, जो चिफ्ट है वो पूरा जमीन उनके नाम पे होता है। ये पूरा नार्को टेररिज्म, एक पूरा इनका एक माफिया है। डेमोक्रेसी को इस तरह से देखेंगे तो एक हिंदू का, एक मुसलमान का, ईसाई का, ऐसे चले जाएंगे तो डेमोक्रेसी का मतलब नहीं बनेगा। तो ये जो 40 जो सीट है विधायक की, जो सीट है विधानसभा की, ये अनरिजर्व्ड है। इसको आप मैतेई मत कहिए कि इस समुदाय को एससी बनना है, एसटी बनना है, ओबीसी बनना है, उसके कई इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है। तो अगर शायद कांग्रेस की सरकार होती तो अब तक प्रेसिडेंट रूल आ गया होता। शांति तो लाना ही होगा, यू कैन नॉट गो ऑन लाइक दिस। तो मणिपुर में 3 मई को जो वायलेंस शुरू हुई थी वो तकरीबन 40 दिनों से ज़्यादा तक कंटिन्यूड है और लेटेस्ट वायलेंस में 9 लोगों की जान चली गई है। अनकट से बातचीत के लिए जेएनयू के फैकल्टी मेंबर भगत सर हैं। सर, जिस तरीके का वायलेंस है, आपको क्या लग रहा है कहाँ पर जाके ये चीज़ें रुकेंगी, कहाँ थमेगा ये वायलेंस? एक तो जो कुकी साइट में, मैं आम जनता की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जो कुकी आतंकवादी संगठन है और आम कुकी लोगों के बीच में फ़र्क रखना चाहता हूँ, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली यहाँ मीडिया जो है सब कुकी को इकट्ठा देख लेते हैं। कई बार क्या होता है कि जो जिसके पास बंदूक है और जो आतंकवादी संगठन है वो हावी हो जाते हैं और उसके एगेंस्ट में आप कुछ बोल भी नहीं पाते हैं। तो चुप रहने का मतलब ये नहीं है कि सब उनकी बातों से सहमत हो। तो अभी क्या हो रहा है कि जो आतंकवादी संगठन है जिसके पास बंदूकें हैं, ये आके जो नॉर्मल जो विलेज है उसमें बस जाते हैं थोड़ी देर के लिए। और आप वहाँ अगर देखेंगे तो एक कुकी घर के पास, विलेज के पास एक मैतेई विलेज भी होता है, कोई नागा विलेज भी होता है आसपास में। कई बार इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन आपस में लेन देन की बातें होती हैं और सब अपने आराम से जीते हैं और खेती करते हैं और कोई कपड़े बुनते हैं, तो ये अपना चेंजेस एक्सचेंजेस से सारे होते रहते हैं। तो ये जो है आतंक फैलाने वाली जो काम है इनकी, कुकी घरों पे आके वहाँ से मैतेई जो विलेज है उसके तरफ बंदूक चला देते हैं, तो जानलेवा हमला भी हो जाते हैं कई बार। और कई बार एक डर सा एक माहौल पैदा करने के लिए ये इनका एक जो नफ़रत की भावना जो है दोनों संप्रदाय में फैलाना, ये इनकी मकसद होती हैं। और अगर लड़ पड़े तो क्या होता है, वो चाहते हैं कि जहाँ कुकी कम्युनिटीज़ की ज़्यादा संख्या हो वहाँ से माइनॉरिटीज़ को सब निकाल दिया जाए, जैसे मैतेई माइनॉरिटीज़ होंगे, और जहाँ मैतेई मेजॉरिटी होंगे वहाँ पे माइनॉरिटीज़ कुकी होते हैं, वो चाहते वो भी हट जाए। तो एक जैसे कहते हैं ना कि टेरिटोरी जो है वो एक्सक्लूसिवली कुकी का और एक्सक्लूसिवली मैतेई का, ऐसे वो चाहते हैं, इस तरीके का डिवीज़न चाहते हैं। जो इलाका जो है ये सिर्फ कुकी ही रहेंगे एक डिस्ट्रिक्ट, और दूसरे डिस्ट्रिक्ट सिर्फ मैतेई रहेंगे। हालांकि ऐसे नहीं है, क्योंकि वहाँ कंपोजिट कल्चर ऐसा है कि एक गांव और दूसरे गांव, एक कुकी, एक मुसलमान की, एक पांगल की, कभी एक मैतेई की, सब मिक्स्ड होके रहते हैं वहाँ पे, मिलजुल के रहने का मतलब साधन है वहाँ पे। लेकिन ये लोग अपने जो पॉलिटिकल इनकी मकसद है कि एक कुकी लोगों की ही एक जन्म स्थान कहें या कुकी लैंड, होम लैंड, जो वो मांग है इनकी। पूरा मामला शुरू हुआ था हाई कोर्ट के डायरेक्शन के बाद कि जो मैतेई कम्युनिटी के लोग हैं उनको एसटी के तौर पे रिकॉग्नाइज़ किया जाए। हुआ ये कि जो मतलब मैं डेटा देख पाया कि पॉपुलेशन में 30 की 53% है, जो असेंबली है उसमें 60 सीटों की असेंबली में वो 2/3 तरीके का सीट जो है उसको डोमिनेट करते हैं। जिन कुकीज़ से मेरी बात हुई उनका भी कहना है कि मैतेई जो है वो
कल्चरली डोमिनेंट रहे हैं, उनका डोमिनेंस रहा है, उनको ऑलरेडी जो बाकी कैटेगरीज हैं ओबीसी या ईबीसी इनमें भी रिजर्वेशन मिलता है, तो फिर एसटी के अंडर उनको रिकॉग्नाइज करने की क्या ज़रूरत है? एज ए मेती आप किस तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगे इस पर? इसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक तो पहले कि समुदाय को एससी बनना है, एसटी बनना है, ओबीसी बनना है, उसके कई इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज़्म है, सरकार की कई मतलब इंस्टीट्यूशंस हैं जो जांच करेंगे और बताएंगे। तो ऐसे तो नहीं ना कि कोई जैसे मान लो मीना लोगों को ट्राइबल दर्जा मिले हैं तो गुज्जर चाहते हैं कि वो भी मिल जाए, कोई यादव चाहते हैं वो भी मिल जाए, लेकिन ये आपस में लड़ने वाली बात नहीं है। कोई अगर चाह रहे हैं इसकी वो ओबीसी ना हो के एसटी बन जाए तो इसमें वो कंप्लेन कर सकते हैं सरकार को, और सरकार की कई इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी मैकेनिज़्म को हमें फॉलो करना चाहिए डेमोक्रेटिकली। ये नहीं कि आप एक प्रोटेस्ट मार्च शुरू कर दिए और घर को जलाना शुरू कर दिया, ऐसे तो बात नहीं होता। अपने कानून अपने हाथ में लेना, ये तो बात नहीं बनती। ये एक पहला है। दूसरा है कि ये जो लैंड जो रेवेन्यूज़ एक्ट है, लैंड रिफॉर्म है, वहाँ पे उसमें काफ़ी एक इम्बैलेंस सा, एक अनजस्ट प्रोसीडियर है, जिसमें नुकसान जो है जो मेजॉरिटी कम्युनिटीज़ को उठाना पड़ रहा है। किस तरह, अगर जैसे बाकी के लोग जो इसको देख रहे हैं अगर वो समझना चाहें कि किस तरीके का नुकसान उठाना पड़ता है मेतीज़ को। देखिए ऐसा है कि जो अगर 10 गुना आप डिवाइड कर देते हैं पूरा मणिपुर को, 10 की 1 गुना है 1/10 वो वैली है बीच में, उसमें एक झील भी है, बड़ा सा लेक है, वो भी हटा दिया जाए तो आप मान लीजिए 1/10 से भी कम है। और 10 की गुना की जो 9/10 वो हिल्स है, ठीक है। और जो 1/10 है एरिया है उसमें कोई भी आके ज़मीन खरीद सकते हैं। जैसे दिल्ली में कहो आप, यूपी के कोई भी जगह में हम जाके खरीद सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हम यूपी वाले हो, मणिपुर के लोग भी जाके यूपी में खरीद सकता है, सोनेपत में जाके खरीद सकते हैं, हरियाणा में। तो उस तरह से मणिपुर की जो 1/10 एरिया, वो उसमें ट्राइबल्स, नागा लोग भी आ सकते हैं, कुकी भी, मरवाड़ी भी आ सकते, कोई भी आ सकता है, ठीक है। वो लाइक एनी अदर पार्ट ऑफ द कंट्री। लेकिन जो 9/10 एरिया है, जो हिल एरिया है, उसमें सिर्फ मणिपुर के एसटी लोगों को ही वहाँ पे ज़मीन खरीदने का। तो इसका मतलब है जो मेजॉरिटी 53% है वो 1/10 में ही सीमित रहते हैं, वो ऊपर जाके खरीद भी नहीं सकते हैं। ये इम्बैलेंस है, क्योंकि वो आके खरीद सकता है, ये आके जाके नहीं खरीद सकता है। व्यूअर्स के लिए इसको थोड़ा डाइसेक्ट करूं अगर, तो आप ये कह रहे हैं कि अगर 100% ये लैंड है तो जो मेतीज़ हैं वो 10% लैंड में ही लिमिटेड है और वहाँ पे कोई भी लैंड खरीद सकता है, लेकिन जो बाकी की ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं वो 90% लैंड में और वहाँ पे बाकी। तो इस हिसाब से अगर एसटी का स्टेटस मिल जाएगा तो आप कह रहे हैं कि वो भी। और एक चीज़ और है, सिर्फ हिल्स में जाने की बात नहीं है। जो 10% है, 10% जो वैली है जिसमें कोई भी खरीद सकता है, एक और उसमें कानून है, वो कहते हैं कि कोई भी अगर ट्राइबल वहाँ पे ज़मीन खरीद लिया, मान लीजिए मैं ट्राइबल नहीं हूँ तो मेरे जो ज़मीन है वो ट्राइबल ने खरीद लिया, एक बार खरीद लिया तो वो ट्राइबल की ज़मीन बन जाता है। जो नॉन ट्राइबल उसको वापस खरीद नहीं सकते। तो ये भी एक, ये उसी 10% लैंड में अगर वो परचेज कर ले तो वो ट्राइबल लैंड बन जाएगा और नॉन ट्राइबल उसको नहीं ट्राइबल को नहीं। तो एक बड़ा अजीब सा रूल्स, एक लॉ वहाँ पे कानून बनाया गया है, वो हम चाह रहे हैं इनको रिफॉर्म करें। और जो 90% जो हिल्स एरिया है उसमें एक्सेप्ट फॉर द टाउन्स, जैसे चुराचांदपुर टाउन हो गया, कोई और छोटे छोटे से टाउन है, उसमें शायद ज़मीन की मतलब लैंड ओनरशिप है, लेकिन बाकी जो एरिया है उसमें कोई लैंड ओनरशिप, उसमें सर्वे ही नहीं हुआ है। तो जो उसमें कहा जाता है कि ये एरिया इन ट्राइबल की लैंड है, लेकिन कोई कागज़ में कुछ है नहीं, किसका है किसका नहीं है, जिसके हाथ में लाठी वही जिसका है, हाँ जिसके वही वाली बात हुई। कोई लैंड रेवेन्यूज़ का, कोई ज़मीन का डिवाइड होना, ओनरशिप, पट्टे जो हम कहते हैं ना कि पट्टा देना, वो कुछ है नहीं हिल्स में। तो लैंड रिफॉर्म हम चाहते हैं कि उसमें ट्राइबल भाई बहनों को भी फ़ायदा हो, उसमें उनकी ज़मीन होनी चाहिए। एक गाँव में जो है, कुकी गाँव की क्या बात है, वहाँ पर राजा होते हैं, उनके जो चिप्टन है,
जो आप लोग मुखिया कहेंगे जिसको, जो चिफ्ट है वो पूरा ज़मीन उनके नाम पे होता है, पूरे गांव जो है उनके नाम पे, एक इंसान के, बाकी जो है उनका सब्जेक्ट है। तो राजा के हाथ में सब होता है, किसी के नाम पे कोई ज़मीन का नहीं है, राजा जो चाहते हैं वो करता है। तो हम चाह रहे हैं कि इसमें अब डेमोक्रेसी है। ये गवर्नमेंट थ्रू रिकॉग्नाइज सिस्टम है या ये हम कहते हैं कस्टमरी लॉ। तो कस्टमरी लॉ के नाम पे कुछ भी कहा चल रहा है। तो इसीलिए क्या हो रहा है, जो ट्राइबल कम्युनिटी, जो मिडिल क्लास ट्राइबल है, जो आईएएस बन गया, आईपीएस बन गए, अपना सैलरी और पैसे उसने कमा लिए अपने इससे सेविंग से, तो वो कभी नहीं चाहेगा कि वो जाके वहाँ पे, क्योंकि उनका ज़मीन है ही नहीं, हो ही नहीं सकता इनका। तो वो आके वैली में ज़मीन खरीद रहे हैं और उनको पूरा पट्टा मिल रहा है, और वंस दे बाई इट वो ट्राइबल लैंड हो गया। तो मैतेई को नुकसान हो रहा है। तो मैतेई भी चाहते हैं कि भाई आप आके रहिए, उसमें हम कोई रोक नहीं रहा है। कोई मैतेई ये नहीं कह रहा कि जो 10% है उसमें कोई नहीं आए, हम ये नहीं कहते हैं। कोई भी आ जाए कोई बात नहीं, लेकिन हमें भी तो एक्सेस होनी चाहिए ना पूरे स्टेट में। तो ये बात है। और दूसरी जो आपने एक और कही कि, और ये सारी कुकी लोग भी कहते हैं कि 40 सीट मैतेई के होते हैं, 20 सीट। सॉरी, मैं माफ़ी के साथ, ये मैं नहीं कह रहा, जो डेटा मैं पढ़ के आया हूँ या जो लोगों, ये मेरा कोई टेक नहीं है इसमें, मतलब मैं कोई टेक नहीं ले रहा, गलती मैं कह रहा हूँ। ये जो 40 सीट है ये मैतेई के नहीं है, ये अनरिजर्व्ड है। अनरिजर्व का मतलब है कोई भी आके इलेक्शन खड़ा हो सकते हैं। मैं जैसे जाके यूपी में खड़े हो सकते हैं, मैं हार जाऊं वो दूसरी बात है, लेकिन हम खड़े तो हो सकते हैं ना चुनाव में। तो ये जो 40 जो सीट है विधायक की, जो सीट है विधानसभा की, ये अनरिजर्व्ड है। इसको आप मैतेई मत कहिए। इसमें एक्चुअली वो स्टैटिस्टिकली ये कहते हैं कि 53% पॉपुलेशन है, तो एक तरीके से कलेक्टिवली वो उन सीटों को इन्फ्लुएंस करने की पोजीशन में होते हैं। उनका आर्ग्यूमेंट ये होता है। डेमोक्रेसी को इस तरह से देखेंगे तो एक हिंदू का, एक मुसलमान का, ईसाई का, ऐसे चले जाएंगे तो डेमोक्रेसी का मतलब नहीं बनेगा। 2 हाईकोर्ट का डायरेक्शन था, लेकिन जो बाकी कम्युनिटीज़ हैं वहाँ पे, ट्राइबल कम्युनिटीज़, हिल एरिया वाले, उनका अब एक स्टिफ रेजिस्टेंस है, जिसके थ्रू लग तो नहीं रहा कि फ़िलहाल वो किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे इसके लिए मानेंगे कि ये एसटी के तौर पे मैतेई कम्युनिटी को रिकॉग्नाइज़ किया जाना चाहिए। आपके हिसाब से एज ए स्कॉलर वे अहेड क्या है? देखिए, एसटी इशू इज़ नॉट एन इशू एट ऑल, मेरा मानना है। जैसे मैं मैतेई हूँ, मैं यहाँ पे जनरल में हूँ, अभी तक मैंने रिजर्वेशन लिए ही नहीं है। ओबीसी में मुझे जेएनयू में आने के बाद मुझे पता चला कि हम ओबीसी बन गए। 2004 में हम यहाँ आए, 2006 में ओबीसी आए, वहाँ पे भी क्रीमी लेयर में आ जाना था। सो आई एम ए जनरल। तो ये मत सोचिए कि सारी मैतेई चाहते हैं कि वो एसटी बने। कई लोग जो पॉलिटिकली चार्ज है उनका भी कहना मानता, मतलब उसमें दम है कि लैंड जो एक्ट है उसको जब तक हम बदलते नहीं हैं तो हम एसटी बन जाएंगे, कि हमारा जो रक्षा करे अपने ज़मीन को। तो ये एक आर्ग्यूमेंट्स है। लेकिन इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इशू जो प्रोटेस्ट हुआ, जिसके कारण आग, मतलब घरों पे आग जलाए गए, वो जो आप बोल रहे हैं ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन वाला प्रोटेस्ट, जहाँ से चीज़, तो ये तो सर ब्लेम, जैसे अब ना हिंदुस्तान का बात ही नहीं है। बात ये है, एक छोटी सी चीज़ कंप्लीट कर ले तो, कि हिंदुस्तान में मतलब वायलेंस की एक खूबसूरती ये है कि आप पिन पॉइंट कर ही नहीं पाते कि शुरू किसने किया था। अब जब कुकीज़ से बात हो रही है तो वो कह रहे हैं कि मतलब मैतीज़ ने हमारा पीसफुल प्रोटेस्ट था उस पर अटैक कर दिया। जब मैती कम्युनिटी वालों से बात करी तो ये अदर वे राउंड है। यहाँ से आगे का रास्ता क्या है एज ए स्कॉलर आपके हिसाब से? शुरुआत कहाँ से हुई है ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को बताना पड़ेगा। और हम ये कह रहे 3 मई को जो प्रदर्शन, मतलब प्रोटेस्ट हुई है, ठीक 10:30 बजे से फॉरेस्ट ऑफिस को जला दिया गया। तो ये आप देखिए कि एसटी की मांग की अगेंस्ट में, मैतेई जो एसटी बन जाएगा इसके अगेंस्ट में आप प्रोटेस्ट कर रहे हो, और 10:30 बजे को आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की फॉरेस्ट ऑफिस को जला रहे हो, रिकॉर्ड्स को जला रहे हो। तो इसका मतलब क्या है? एसटी का डिमांड दूसरा है आपकी प्रोटेस्ट, और जला रहे हैं फॉरेस्ट की। तो आप चीज़ को थोड़ा पीछे से देखना पड़ेगा। इसमें जिस तरह की ओपियम पॉपी चाष हो रहा है, वहाँ पे प्लांटेशन कल्टीवेशन हो रहा है, और वहाँ से ड्रग्स बन रहा है, और ड्रग्स के साथ ड्रग की जो पैसे हैं उनको आर्म्स खरीदना, जो मिलिटेंट्स है, ये पूरा नार्को टेररिज्म, एक पूरा इनका एक माफिया है।
उस माफिया को तोड़ने की कोशिश की है सरकार ने। जो वहाँ डिफॉरेस्टेशन, पूरा पेड़ काट देना और पूरा पहाड़ों को काट के वहाँ पे ओपियम जो अफीम का जो कल्टीवेशन खेती करना, ये पूरा एक पहाड़ नहीं 10 पहाड़ों पे ऐसे किया हुआ है। तो इसको रोकने की कोशिश की है। इन्हीं से जुड़े क्वेश्चंस पे ना, इन्हीं से जुड़े क्वेश्चन जब जैसे कुकी कम्युनिटी वाले से जो मेरी बात हुई उनसे जब इससे जुड़े सवाल किए मैंने, तो उनका कहना है कि इस पूरे वायलेंस को 3 मई से जो शुरू हुआ उसको रिलीजियस कलर देने की भी कोशिश हुई कि मतलब चर्च जलाए गए, मंदिर और मस्जिद का एंगल लाने की कोशिश हुई ताकि मतलब हिंदू साइड से सपोर्ट लिया जा सके। सिमिलरली माइग्रेशन की बात हुई, पॉपी कल्टीवेशन की बात हुई। उनका साइड ये है कि ये सारी बातें इसलिए की गई ताकि जो मेन इशू उसको ट्रिवियलाइज किया जा सके। मेन इशू क्या लगता है आपको, जो आपको कहा गया, कौन सी मेन इश्यूज है? उनके मेन इश्यूज, हाँ, उनके हिसाब से उनका जो साइड ऑफ आर्ग्यूमेंट है वो ये है कि डोमिनेंट कम्युनिटी है, उनके पास ऑलरेडी सारे राइट्स हैं, तमाम तरीके के रिजर्वेशंस हैं। एसटी एक तरीके से उनका जो आर्ग्यूमेंट है उसके हिसाब से ट्राइबल राइट्स में ब्रीच होगा, ये उनके हिसाब से मेन इशू है। इसको तो डेमोक्रेटिक वेज में बात किया जा सकता था। डेफिनेटली मैंने एक सवाल में यही कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। वायलेंस ये भी हैं, ऐसे बात नहीं, उन्होंने ये वायलेंस के बाद सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, एक रिट पिटिशन फाइल किए हैं दिल्ली ट्राइबल फोरम ने, क्यों वो पहले से क्यों नहीं किया, और सुप्रीम कोर्ट ने सुना भी है और इसको 1 साल के लिए रोक लगा दिए गए हैं, इसमें चर्चा होगा नहीं। एसटी जो एक फसाट है वो एक मुखौटा है, एसटी की जो प्रोटेस्ट है ना वो मुखौटा है। अंदर ये था कि मैतेई लोगों को वहाँ से भगा दिया जाए। इधर जब कुकी और मैतेई लड़ रहे हैं और जो खेती चल रही है, क्योंकि ड्रग्स वहाँ पे सरकार वहाँ पे कुछ देख नहीं पा रहे हैं क्योंकि सरकार के पास साधन नहीं है। यही मेरा एक सवाल ये था कि जो पूरा 40 दिन से ज़्यादा का वायलेंस 3 मई से शुरू हुआ और जिस भी दिन ये स्टोरी रिकॉर्ड हो रही तकरीबन 40 दिन से ज़्यादा होने को हैं, लेटेस्ट वायलेंस में 9 लोगों की मौत हो गई। इस पूरे घटनाक्रम में हाई कोर्ट का डायरेक्शन आने से लेके 40 दिन बाद के वायलेंस में सरकार की भूमिका कैसी रही, उनका रोल कैसा रहा है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंटर का? उसका तो हम शुरू से ही कह रहे थे कि सरकार ने मौन व्रत जो रखा ना, जो चुपचाप कुछ किए नहीं, कुछ बोले ना हो। असम राइफल्स के सामने से ये सब आतंकवादी जो कुकी संगठन है, जो असम राइफल्स के साथ जो समझौता में है, असम राइफल्स ही नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और ये जो आतंकवादी संगठन है, इनके तीनों के ट्राइपार्टाइट एक एग्रीमेंट रहा है कि एक दूसरे पर वो हमला नहीं करेगा। लेकिन हमला जो कहाँ कैसे हो रहा है, वो आम जनता को हमला कर रहे हैं। वो हमला असम राइफल्स को नहीं कर रहा है, मणिपुर पुलिस को नहीं कर रहा है, आम आदमी को कर रहा है। और जो हमारी जो फोर्सेस है, जो सीआरपीएफ, पैरामिलिट्री फोर्सेस, असम राइफल्स है, वो देख ही रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे थे। इसी से तो सारी शुरुआत हुई है। और मज़ेदार की बात तो कल ही आया है, UKLF एक संगठन है कुकी लोगों की, यूनाइटेड कुकी कुछ लिबरेशन फ्रंट है, उनका राइजिंग डे है, मतलब उनका फाउंडेशन डे था, कल या परसों था, शायद कल था। तो उनकी चेयरमैन ने बताया, पूरा टीवी में आया है, मैं आपको शेयर कर सकता हूँ। वो कह रहे हैं कि अभी बीजेपी को सामने आके बोलना पड़ेगा। वो कह रहे कि जब इलेक्शन हुए थे मणिपुर में, हमने बीजेपी को सपोर्ट किया था, इनकी जो कैंडिडेट्स उनको हमने जिताया था इसी मांग पर कि सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बीजेपी उनको देंगे। तो इनकी समझौता थे इलेक्शन के पहले कि कुकी लोगों के लिए एक सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन देंगे और उसके बदले में पहले से वो उनको इलेक्शन में उनका सपोर्ट देंगे। और जीत भी गया, 10 बीजेपी विधायक हैं इसमें कुकी ग्रुप्स में, और 2 शायद कैबिनेट मिनिस्टर भी है। तो अभी सामने आ गया कि ये क्या पॉलिटिक्स चल रहा था। आप लोगों को ये देखना चाहिए, एक जालिनगाम और जोराम, ये एक शब्द है, इनका अंग्रेजी में कहे तो ये कुकी होमलैंड। एक ये चाहते हैं कि इंडिया के पास, इंडिया के अंदर जो कुकी पीपल जो हैबिटेट करते हैं, जो मिजोरम है और मणिपुर के साउथ जो एरिया है, चुराचांदपुर एरिया, यहाँ पे कुकी, चिन, जोमी रहते हैं। म्यांमार में सांगांग डिवीज़न और चिन डिवीज़न, इसमें भी चिन लोगों, जो चिन वहाँ कहते हैं, इधर कुकी कहते हैं। एक ही आदमी ग्रुप है, एथनिसिटी एक ही है। वो बाद में, हाँ, वो उनके भाषा भी
मिलते जुलते हैं, सिमिलर है, नाम इधर कुकी है उधर, तो उनका भी डिवीज़न उधर है। और चिटागोंग हिल ट्रैक जो बांग्लादेश की, वहाँ पे भी ये चिन ग्रुप है। अभी अभी म्यांमार में जो आर्मी जो है म्यांमार की, वो उनको पुश आउट कर रहे हैं, फ्लशिंग आउट, सिविल वार चल रहा है। बांग्लादेश में भी चिटागोंग ट्रैक में बांग्लादेश आर्मी इज चेजिंग आउट दिस कुकी ग्रुप्स। तो इनकी एक ड्रीम है कि ये 3 कंट्री की जो एरिया है उनको कार्व आउट करके एक कंट्री बनाए इनकी इमीडिएट। पे डॉक्यूमेंटेड भी है इनके किसी लीडर का इस तरीके का स्टेटमेंट भी है, या ये जस्ट अंडरस्टूड है आप लोग आपस में? There has been an interview of Poo, this I'm forgetting the name of this person, and the interview is with me. This has been done by Malem Ningthokja, and this is already recorded. And he has given this, that it was in 90s or 80s that the whole idea of Jalengam was coined, and the Kuki homeland, and they wanted a separate administration for the Kuki people. एक्चुअली हुआ ये कि मेन स्ट्रीम मीडिया में इस तरीके की मैंने मतलब कोई बहुत कॉन्क्रीट रिपोर्ट्स नहीं देखी, लेकिन मतलब जो जिस तरीके की पहल रही है सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे अमित शाह गए वहाँ पे, उन्होंने 15 दिन के पीस की अपील की, सिमिलरली पीस कमेटी बनाई गई जिसमें चीफ मिनिस्टर बीरेंद्र सिंह खुद हैं। तो इन एफर्ट्स का ये एफर्ट जो है वो फ्रूटफुल रहे, पीस कमेटी का कोई इम्पैक्ट नज़र आ रहा है? क्योंकि मतलब वायलेंस तो इस तरीके से हो रही है कि मतलब दर्जन भर लोगों की जान चली जा रही है एक झटके में। तो वे फॉरवर्ड में बार बार पूछ रहा हूँ क्या है? देखिए, शांति तो लाना ही होगा, यू कैनॉट गो ऑन लाइक दिस। तो हिंसा को एक अपनाया है आपने कुछ कारण के लिए, वो कारण जाने तो, और वो जानने के लिए बैठ के बात करना जरूरी है। एंड ऑफ द डे डायलॉग पे ही चीजें आके रुकेंगी नहीं? सब चीजें जो आपकी जो मांग है और मैतेई लोगों की जो मांग है, आमने सामने रखे, एक दूसरे के प्रति घृणा भी है, गुस्सा है तो बोले, और गुस्से को भी हमें सुनने की क्षमता होनी चाहिए, तभी जाके डायलॉग हो सकती है। तो जो पीस कमेटी बनी उसमें उसको लेके एक बड़ा पोजीशन ये है कि उसमें खुद बीरेंद्र सिंह है, और वो मतलब मेती कम्युनिटी से आते हैं। एक बड़ा रिजर्वेशन कुकी साइड या नागा साइड का ये भी है जो मीडिया रिपोर्ट्स में आ रहा है। ये जो मेरी उनसे बातचीत हुई है, उनका कहना है कि जो क्या कहते हैं सोशल ग्रुप्स होते हैं या मतलब सिविल सोसाइटी होती है, उनके मेंबर्स तीनों साइड से हों, नागा हों, कुकीज़ हों, मेतीज़ हों, और इस सिविल सोसाइटी ग्रुप्स के अलावा सेंटर का एक पार्ट इन्वॉल्व हो, और स्टेट को किनारे करके फिर पीस प्रोसेस शुरू किया जाए। यू कैनॉट डीलेजिटिमाइज द स्टेट। बात तो ये है कि जो आप एक विधानसभा, एक इंस्टीट्यूशन जो है, इंस्टीट्यूशन ऑफ द स्टेट असेंबली कैन नॉट बी डीलेजिटिमाइज, इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ठीक है, आप बीरेंद्र सिंह से नफरत है आपकी, लेकिन वो है एज ए चीफ मिनिस्टर, काम तो वही करेंगे ना। और बीरेंद्र के ऊपर क्यों गुस्सा है वो बताए तो सही। वो कह रहे हैं कि वो एज एन एडमिनिस्ट्रेटर फेल रहे हैं। वायलेंस जहाँ पे रुक सकती थी, स्टेट अगर इमीडिएट एक्शन ले लेता तो शायद मतलब इतनी ज़्यादा हिंसा नहीं होती। तो एज एन एडमिनिस्ट्रेटर उनको ऐसा लगता है कि ही हैज़ बिन बाईपार्टिजान, प्लस ही हैज़ नॉट एक्टेड एज स्विफ्टली एज ही शुड हैव हैड। मैं वैसे नहीं कहूँगा, अगर वो ऐसे ही होता तो बीरेंद्र सिंह वुड हैव बिन वेरी स्ट्रॉन्ग मैन। मैं ये कहूँगा कि जो स्टेट जो पॉलिटिशियंस हैं और उनकी पावर है बहुत लिमिटेड है, उनकी पुलिस फोर्सेस हैव नॉट बीन स्ट्रॉन्ग एनफ, इनकी इंटेलिजेंस हैव बीन नॉट स्ट्रॉन्ग एनफ। अगर इनकी इंटेलिजेंस सही होती तो ये जो 3 तारीख की जो आप पीसफुल मार्च जो ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स की जो शेड्यूल ट्राइब के अगेंस्ट में हुआ, उसी में आप देख रहे हैं पिक्चर्स में, आप मीडिया में ऑलरेडी आए हुए, पूरा AK-47 लेके घूम रहा है। तो ये क्या, और साथ में पुलिस जा रहे थे, और पुलिस जो है वो मेजॉरिटी चुराचांदपुर में कुकीज़ है। सो पुलिस इज ऑल्सो डिवाइडेड ऑन कम्युनल लाइन अनफॉर्चुनेटली। हाँ जी, जो है, जो वैलीज में भी वही है। जो चार्जेस कुकीज़ का है कि वैली में जितनी हिंसा हुई है, वहाँ पे जो मणिपुर पुलिस जो वैली में है वो मेजॉरिटी मैतेईस थे, उसने कुछ किया नहीं है। और चुराचांदपुर में जब मैतेई लोगों की बस्तियाँ जलाए गए, पुलिस भी साथ में थे और मेजॉरिटी पुलिस कुकी थे। तो एक
आप एक तरह से देखें, एडमिनिस्ट्रेशन भी एथनिक लाइन पे मतलब डिवाइडेड है, तो बेचारा Allegations में हाँ कम से बीरेन क्या करेगा वहाँ पे? जब स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभाल पा रहा तो एब्सोल्यूट कंट्रोल सेंटर को ले लेना चाहिए, प्रेसिडेंट रूल लगा के और फिर ऐसी कमिटीज़ बना के जिसमें इक्वल पार्टिसिपेशन हो सबका, उनके अपने अपने ग्रुप का, और फिर चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहिए। आपको लगता है एक रास्ता आगे का? ये इसमें मैं बोलूँगा नहीं, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ टू डिसाइड, इट इज़ इन द हैंड्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो अगर शायद कांग्रेस की सरकार होती तो अब तक प्रेसिडेंट रूल आ गया होता, मुझे ऐसा लगता है। और अगर जिससे हमारी लिमिटेड पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग में हम ये समझना चाहें कि बीजेपी की सरकार रहते हुए क्यों प्रेसिडेंट रूल नहीं आ रहा, तो इस पर आप कोई कमेंट करने में कंफर्टेबल हैं? नहीं, इसमें कमेंट वाली बात नहीं है। तो वो चाहेंगे कि भाई उसको ही फंक्शंस कंटिन्यू करके दोनों जगहों पे सरकार है, स्टेट और सेंटर में, तो हाँ, तो नेचुरली ऑलरेडी आप देखिए, ऑलरेडी देयर इज़ अ पुलिस स्टेट एडवाइज़र, सिक्योरिटी एडवाइज़र कुलदीप सिंह जी है, and he is an IPS officer retired. So he is functioning in the state directly in contact with the home minister. तो उसमें प्रेसिडेंट रूल्स रखना ना रखना, आई थिंक इट्स अ मैटर ऑफ पेपर वर्क। मतलब बहुत यू मीन बहुत ड्रास्टिक कोई चेंज नहीं होगा, प्रेसिडेंट रूल लगा दे तो भी, रीजन बिंग कि दोनों जगह पे एक ही सरकार है, और अगर वो कंट्रोल करना चाहे तो इस रूल में भी कंट्रोल कर सकते। यू मीन दैट राइट? आई थिंक द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ नॉट डन इनफ। मुझे जहाँ तक लगता है जो स्टेट सिक्योरिटी फोर्स इज़ पुअर, दैट इज़ फॉर श्योर। जिस तरह की वायलेंस स्कैलेट हुए और पुलिस कुड नॉट कंट्रोल इट, तो इसका मतलब है कि इट इज़ नॉट इन द कैपेसिटी ऑफ द स्टेट फोर्सेस। इसमें सेंट्रल फोर्सेस इन्वॉल्वमेंट इज़ अ मस्ट। लेकिन सेंट्रल फोर्सेस जो है, जैसे असम राइफल्स है, वो क्या उनकी कारण है, उनकी क्या मजबूरी है, तो वही जान सकते हैं, हमें तो नहीं पता। यू आर अ वेटरन एंड यू हैव बीन इन एकेडमी फॉर सो लॉन्ग, आप जहाँ से चीज़ों को देख पा रहे हैं, आपको दूर दूर तक शांति नज़र आ रही, कितनी दूर है शांति अभी आपके हिसाब से? दूर है, लेकिन हमें हार नहीं मानना चाहिए, उसी की तरफ लौटना है। शांति एट द एंड ऑफ द डे, फसल ये करना, किसानों को खेती करना है, ज़मीन लोगों को बचना है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ चलनी चाहिए। बंदूक लेके तो आप नहीं खेती कर सकते। तो देयर इज़ नो अदर ऑल्टरनेटिव बट पीस हैज़ टू प्रिवेल। ठीक है, तो ये मणिपुर वायलेंस जो है, ऐसी उम्मीद थी जो अमूमन किसी तरीके के हिंसा में होती है कि वो तुरंत समाप्त हो जाएगी, और लेटेस्ट वायलेंस में 9 लोगों की डेथ हो गई, कैजुअलिटी और बढ़ने की आशंका है। जो जेएनयू स्कॉलर्स हैं, जो दिल्ली बेस्ड मणिपुरीज हैं, जो अलग अलग कम्युनिटी, क्योंकि ना पूरा एथनिक डिवाइड पे ही ये वायलेंस चल रहा है, तो हमारी कोशिश ये है कि जो मेन साइड्स इन्वॉल्व हैं उन साइड्स को आप तक लेके आएँ, और जो हॉर्सेस माउथ होता है उससे आपको फर्स्ट हैंड अकाउंट, फर्स्ट हैंड ओपिनियन, फर्स्ट हैंड ऑब्जेक्टिव एनालिसिस आप तक पहुँचाएँ। ऐसे ही एनालिसिस, ओपिनियन, अकाउंट्स के लिए देखते रहिएगा अनकट। मैं नाम है तरुण।